सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम लोग इस सेशन में काइनेमैटिक्स के सारे सवाल सॉल्व करेंगे जो हमसे जेईई मेन 2022 जुलाई अटेम्प्ट में पूछे गए थे। जून हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आपको इन सभी सेशंस के प्रिंटेबल फॉर्मेट के पीडीएफ चाहिए जिनको आप प्रिंट करके सॉल्व करें या फिर अपने पीसी पे डाउनलोड करके सॉल्व करें, तो 4 इजी स्टेप्स है, इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए। अगर आपको वेब वर्जन का इस्तेमाल करना है तो आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। टोटल 19 क्वेश्चंस थे, कुछ इजी और कुछ काफी अच्छे वाले। तो ये आपका सवाल जो है हमसे 25 जुलाई शिफ्ट 1 में पूछा गया था और ये आपको एक सिंपल सा सवाल है डिस्प्लेसमेंट का, लेकिन इसके कैलकुलेशन में बच्चे थोड़ा सा फंस जाते हैं। सवाल में हमसे कहता है अ पर्सन मूव्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी ऑन अ सर्कुलर पाथ एज शोन इन द फिगर। तो जो आदमी है वो यहां से यहां पे ट्रैवल कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल कर रहा है। इफ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय हिम इज 60 मीटर, हमको डिस्टेंस दिया है ना कि डिस्प्लेसमेंट, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वुड बी हाउ मच। ये जो आर्क लेंथ है वो 135 डिग्रीज है और cos 135 होता है -0.7, ऐसा हमसे क्वेश्चन में कह रहा है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि cos 45 डिग्री को हम फिर +0.7 ले सकते हैं। ठीक बात है सर। अब चलिए बच्चा देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते थे। सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि ये रेडियस कितना है। आपको इस सवाल में आर्क लेंथ तो दे दिया है 135 डिग्री, लेकिन ये रेडियस कितना है वो भी हम निकाल सकते हैं। क्यों सर? क्योंकि अगर ये एंगल 135 डिग्री है, इसे चलिए हम फाई बोल देते हैं। तो आप सभी को पता है कि आप फाई को लिख सकते थे 3π/4। तो ये हो गया आपका एंगल। और ये जो आर्क लेंथ है कैपिटल एल, उसको हम जानते हैं ना कैसे लिख सकते हैं। ये आपको जो एल होता है दैट इज नथिंग बट योर दिस फाई इंटू आर, यानी कि जो आपका रेडियस हो गया है दैट इज इक्वल टू L/फाई। यहां तक क्लियर है? आर इंटू फाई ही तो आपका एल होता है। तो आपको रेडियस पता चल गया है दैट इज योर L/5। सो रेडियस इज इक्वल टू एल की वैल्यू हमें सवाल में 60 मीटर्स दे रखी है और ये आपको 3π/4 है। सो 3π/4 यानी कि सर ये मेरा हो जाएगा 20। सो दिस बिकम्स योर 80/π मीटर्स। अब रेडियस आ गया है, हमको कैलकुलेट करना है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट विच इज दिस पर्टिकुलर लेंथ। तो यहाँ पे आपको बच्चा 2-3 तरीका है। एक तरीका आप यहाँ पे ये भी इस्तेमाल कर सकते थे कि यहाँ से आपने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर इस तरीके से ड्रॉप कर दिया है और ये वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। दिस एंगल इज योर 45 डिग्रीज। तो आप सभी को दिख रहा होगा कि ये वाला जो आपका लेंथ है, अच्छा सॉरी नॉट 45 डिग्रीज, अगर ये 135 है तो ये टोटल मिला के 45 है, यानी कि 45 का भी आधा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर थीटा को हम लोग 45 डिग्री बोलते तो ये एंगल बेसिकली आपका θ/2 है। तो अब आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि ए बी यानी कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है, दिस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस पर्टिकुलर लेंथ, यानी कि 2 इंटू दैट बिकम्स योर r cos θ/2। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 इंटू आर। और cos θ/2 को कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं? तो अपने पास यहाँ पे सिंपल सा मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है कि आपका जो cos θ होगा, हम हाफ एंगल का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो 2 cos square θ/2 -1, यानी दिस बिकम्स योर 1 + cos θ/2 का अंडर रूट। तो इसको यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे। cos θ/2 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 1 + cos θ/2 का अंडर रूट, इस तरीके से। क्लियर है? अब आपके पास यहाँ पे सारे वैल्यूज है। 2 इंटू आर की जो वैल्यू है वो है आपको 80/π अंडर रूट 1 + cos θ, यहाँ पे थीटा 45 डिग्री है एंड cos 45 डिग्री 0.7 है। तो यहाँ पे हम चुपचाप 0.7 लिख देते हैं, ये मेरा जो है 2 हो जाने वाला है। क्लियर है? ये आपको हो जाएगा 2 इंटू 80 डिवाइडेड बाई पाई। आप यहाँ पे एक और काम क्या कर सकते थे कैलकुलेशन को थोड़ा सा और इंप्रूव करने के लिए, यहाँ पे अंडर रूट में ना आपका ऊपर में 1.7 है और नीचे में आपका 2 है। तो अगर हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दे, सो दिस बिकम्स योर 3.4 और नीचे वाला 2 फिर आपका बाहर निकल जाएगा। तो आप इस तरीके से 2 को कट कर सकते थे। अब जनरली जब आपका पाई डिनोमिनेटर में होता है तो इसको और अच्छा करने के लिए ऊपर नीचे पाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। सो 80π डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर, और पाई स्क्वायर आपको 10 के बराबर होता है रफली। सो 10। अब अंडर रूट 3.4, यहाँ पे भी आपको स्लाइड सा अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ जाएगा। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि भैया 1.7 का स्क्वायर होता है 2.89 एंड अच्छा
इससे काम नहीं बनेगा। 1.8 देख लीजिए, 1.8 का जो स्क्वायर है वो है 3.24 एंड 1.9 का स्क्वायर है 3.61। मेरे पास 3.4 है, तो आप इसको रफली ना 1.85 पकड़ लो। क्लियर है? यहां से आपका शून्य खत्म हो गया है। अब इतना तो आपको करना ही पड़ेगा कि 8 इंटू 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 1.85। इसको आप यहां पे अगर आराम से सॉल्व करेंगे, सो आई एम प्रिटी श्योर कि आपको जो है ऑप्शन नंबर बी आता हुआ दिखाई देगा। अब यहां पे हमने जो भी अप्रोक्सीमेशन लिया है वो बहुत ही फाइन ट्यून्ड अप्रोक्सीमेशन लिया है, क्योंकि आपके ऑप्शंस जो है वो थोड़े से नजदीक नजदीक थे, 42, 47, 40, तो बहुत ब्रॉड अप्रोक्सीमेशन नहीं लिया है हमने। क्लियर है? तो सवाल दिखने में जितना आसान था, कैलकुलेशन में थोड़ा सा यहां पे टीडियस हो सकता था, लेकिन आप इस तरीके के सवालों को सॉल्व किया करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कह रहा है? इसमें कहता है अ कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 150 किलोमीटर पर आवर एंड आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स, यानी कि डिसेलरेशन हुआ है, इट विल मूव 27 मीटर बिफोर इट स्टॉप्स। यानी कि जो इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे दैट इज वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2as, माइनस साइन पहले ही लगा दिया क्योंकि ये आपको रिटार्डेशन है। अब आपका v तो जीरो होने वाला है, आपका जो v है वो जीरो होने वाला है, सो दिस इज योर u स्क्वायर माइनस 2as। अब कार तो वही है, सेकेंड केस में भी आप उसी कार में ब्रेक लगाओगे, यानी कि a आपका कांस्टेंट है, ए आपका कांस्टेंट है, यानी कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट होने वाला है दैट इज प्रोपोर्शनल टू आपके इनिशियल स्पीड का स्क्वायर। ये कहानी है मिला जुला के। अब हमसे कहता है कि पहले इनिशियल स्पीड इतना था तो डिस्टेंस इतना ट्रैवल किया ब्रेक मारने के बाद। इफ द सेम कार इज मूविंग विद अ स्पीड 1/3 ऑफ द इनिशियल स्पीड, तो अब बताइए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा रुकने से पहले, यानी कि हम यहाँ पे s2 बाई s1 इज इक्वल टू u2 बाई u1 का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। आपको s2 निकालना है, आपको s1 दे रखा है, आपका u2 कितना है 1/3 है, यानी कि पहले का 1/3, ये आपका u1 का होल स्क्वायर हो गया है। तो 150 को लिखने की भी जरूरत नहीं है इस पूरे सवाल में, देख रहे हो? तो ये आपका 27 इंटू 1/9 बोले तो 3 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो स्मार्टली करना है, ऐसा नहीं कि पहला इक्वेशन को लिख के लंबा लंबा इक्वेशन बनाए जा रहे हैं। ठीक है, रेशियो वाले तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। चलिए, आई होप यहां से आपको लर्निंग भी मिल रहा है कि किस तरीके से हम अगर कोई सवाल आसान है तो उसको आसानी से हैंडल कर सकते हैं। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड from the ground with a speed of 15 meters per second at an angle theta with the horizontal so that its range and maximum height are equal, then tan theta will be how much? तो इस पूरे सवाल में ना इस डेटा का भी कोई ज़रूरत नहीं है। हमसे बेसिकली कहता है कि रेंज और एच मैक्स आपस में बराबर है, तो चुपचाप दोनों का फॉर्मूला लिख दो। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा होता है ना, तो साइन 2 थीटा को भी खोल दो, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ग्रेविटी, और एच मैक्स का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू ग्रेविटी। तो खेला ही खत्म हो गया ना, यू स्क्वायर बाई जी खत्म, यू स्क्वायर बाई जी खत्म, साइन थीटा से आपका ये वाला स्क्वायर खत्म, राइट? इस 2 को लेफ्ट साइड ले जाओ, कॉस थीटा को राइट साइड ले जाओ, तो 4 इज इक्वल टू टैन थीटा, और यहीं से आपको आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा है। क्लियर है? चलिए, बड़ा ही आसान सा सवाल था ये तो। क्वेश्चन नंबर 4, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एट 5 मीटर्स पर सेकेंड पर मीटर। समझ में आया? तो हमको इस क्वेश्चन में dv बाई dx दे रखा है दैट इज 5। ये क्या है? 5 मीटर्स पर सेकेंड पर मीटर के रेट से आपका वेलोसिटी चेंज कर रहा है। The acceleration of the particle is dash meters per second square at a point where its velocity is this much। तो साफ साफ दिख रहा है कि चीख चीख के ये सवाल हमसे इस फॉर्मूले को लगाने कह रहा है कि भैया dv बाई dx तो आपका 5 है, फिक्स्ड है, हमें उस पॉइंट पे उस मोमेंट की एक्सेलरेशन बताइए जब आपका वेलोसिटी 20 था। तो यहाँ पे 20 लिखा, इस सवाल का सही जवाब 100 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो काफी हाई वेटेज रहा था। हर सेशन में आपको 2 क्वेश्चन तो देखने मिल रहा है, कभी कभी 3 भी देखने मिलेगा आपको, चाहे जून में हो चाहे जुलाई में हो, दोनों टाइम में इसका अच्छा इंपॉर्टेंस रहा था। 2 projectile thrown at 30 degree and 45 degree with the horizontal respectively reach the maximum height in same time।
इंटरेस्टिंग। तो दोनों सेम टाइम में मैक्सिमम हाइट अचीव कर रहा है, रीच द मैक्सिमम हाइट इन सेम टाइम, द रेशियो ऑफ देयर इनिशियल वेलोसिटीज इज हाउ मच। तो अगर आप ध्यान से देखें ना, टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज 2u साइन थीटा बाई जी। अब अगर दोनों का अगर टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है, यानी दोनों का u साइन थीटा का प्रोडक्ट सेम होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि u1 साइन थीटा 1 शुड बी इक्वल टू u2 साइन थीटा 2। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज इज हाउ मच। हमसे u1 बाई u2 पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1 कर देंगे, जहाँ पे थीटा 2 तो दूसरा वाला एंगल हो जाएगा ना। सो साइन 45 डिग्री इज 1 बाई रूट 2 और साइन 30 डिग्री इज योर रूट 3 बाई 2। सॉरी, एक सेकेंड, साइन 30 डिग्री है ना, वो तो 1/2 हो जाएगा। दिस इज योर 1/2, सो दिस बिकम्स रूट 2, दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो देखा, सिली मिस्टेक करने से बचे। अभी मैं भी रूट 3/2 लिखने जा रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, 26 जुलाई शिफ्ट 1। इफ द इनिशियल वेलोसिटी in which horizontal direction of projectile is unit vector I cap and the equation of trajectory is this much। हमसे ये कहता है कि भैया जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, आपका जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वहां पे x डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है ux वो 1 है। क्या लिखा है, इट इज अ यूनिट वेक्टर आई कैप, राइट। और हमको यहाँ पे ये वाला uy हमको पता नहीं है कितना है। अच्छा, हमसे इस ट्राजेक्ट्री का इक्वेशन दे रखा है हमको, द y कॉम्पोनेंट वेक्टर ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी इज हाउ मच। तो हमसे uy ही पूछ रहा है। क्लियर है। देखिए, इसको करने का भी आपके पास मल्टीपल तरीका हो सकता है। एक, क्या आप यहाँ पे क्या करें, पहले तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा एक्सपैंड कर दे। इस तरीके से आप इसको ना कंपेयर करें किसके साथ, y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आप इसके साथ इसको अगर कंपेयर करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये जो 5 है ये टैन थीटा के बराबर है। अच्छा सर, तो सर टैन थीटा अगर हमारा 5 के बराबर है और यहाँ पे टैन थीटा को आप और कैसे लिख सकते थे, बेसिकली टैन थीटा यहाँ पे क्या है, अगर ये आपका ux है, अगर ये आपका uy है, तो इनका जो रिजल्टेंट था u, वो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है, तो यही तो टैन थीटा है। तो टैन थीटा तो आपको साफ साफ दिख रहा है ना कि ये तो सर uy अपॉन ux के बराबर है। सर ये uy बाई ux के बराबर है सर। तो सर यहाँ से uy कितना हो जाएगा, 5 इंटू ux, 5 इंटू, और सर ux की वैल्यू तो 1 है। सो दिस सिंपली बिकम्स योर 5। सो इसका आंसर सही जो है वो 5 होने वाला है। क्लियर है। एक तो ये तरीका हो गया। ऑल्टरनेटिव तरीका ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ऑल्टरनेटिव तरीका क्या था कि आप इस फंक्शन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो ये आपका हो जाएगा dy बाई डी टी, ध्यान से देखिएगा, ये आपका हो जाएगा dy बाई डी टी, ये हो जाएगा 5 इंटू डी एक्स बाई डी टी माइनस 10x इंटू डी एक्स बाई डी टी। ठीक, लेकिन ये जो आपका पॉइंट है ये तो ओरिजिन है 0,0। सो हमसे तो ओरिजिन पे पूछ रहा है ना uy की वैल्यू कितनी है। तो इस पूरे इक्वेशन में x की वैल्यू को 0 पुट करो। x को अगर 0 पुट किया तो ये तो गायब ही हो गया, तो बचा तो सिर्फ यही। तो यही तो आपका vy है, ये 5, और dx बाई dt ही तो आपका 1 था। तो फिर से आपका सेम आंसर आ गया, राइट। तो एक ही सवाल को करने का ये आपको 2 तरीका तो मैंने आपके सामने ही दिखा दिया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अगेन एक सवाल आपका प्रोजेक्टाइल मोशन से, काफी सवाल है इवन जून में भी। 2 projectiles are thrown with same initial velocity making an angle of 45 degree and 30 degree with the horizontal respectively. The ratio of their respective ranges will be how much? तो ये तो बहुत ही embarrassing जैसा क्वेश्चन है, जहां पे आपको सिर्फ रेंज का फॉर्मूला लगाना है, विच इज योर u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब दोनों का अगर इनिशियल स्पीड भी सेम है, ग्रेविटी भी कांस्टेंट ही होता है, तो आपका जो रेंज का रेशियो है वो सिर्फ इस साइन वाले
फॉर्मूले पे ही डिपेंड कर रहा है, साइन टू थीटा वन अपॉन साइन टू थीटा टू, जहाँ पे पहले वाले केस में आपका ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री का डबल 90 डिग्री और डिनोमिनेटर में 30 डिग्री का डबल 60 डिग्री. सो दिस बिकम्स 1 बाई दिस इज योर √3 बाई √2. सो दैट इज योर ऑप्शन नंबर, कोई दिख क्यों नहीं रहा है, अच्छा सॉरी √3/2 है ना, तो ये तो सिर्फ 2 लिखोगे है ना, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी. क्लियर है? चलिए, तो ये तो बहुत ही आसान सा सवाल था. आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 ग्राफिकल क्वेश्चन है. सवाल को ध्यान से पढ़िए, ग्राफिकल क्वेश्चन तो आपको ऐसे भी हो जाएगा रिजेक्शन मेथड से ही. अ बुलेट इज शॉट वर्टिकली डाउनवर्ड्स विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ 100 meters per second from a certain height. Within 10 seconds, the bullet reaches the ground and instantaneously comes to rest due to the perfectly inelastic collision. The velocity time curve for total time 20 seconds will be how much? ठीक, तो यहाँ पे समय शून्य पे जो आपका बुलेट है ना, उसका स्पीड ऑलरेडी 100 था लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी ग्राफ आपका नेगेटिव में बनेगा. समय शून्य पे आपको स्पीड -100 है, तो बी तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ तो प्लस दिख रहा है समय शून्य पे. ठीक है, बी हो नहीं सकता, सी भी नहीं हो सकता, समय शून्य पे स्पीड 0 तो है नहीं. ठीक है, अच्छा अब डी और ए में से हमें कुछ चुनना है. अब ध्यान से देखिए, 10 सेकंड बाद आपका बुलेट जो है वो जमीन से टकराता है, तो भैया 10 सेकंड तक तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज की होगी. v इज इक्वल टू यू प्लस AT होता है. अभी साइन को साइड रखिए, u और ग्रेविटी उसके स्पीड को अभी और बढ़ा रहा है. 10 इंटू टाइम इज 10, यानी कि 200 सेकेंड. इसका मतलब 10 सेकंड बाद पार्टिकल की वेलोसिटी 200 होनी चाहिए, जो कि सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर ए में ही दिखाई देगा, डी में ऐसा नहीं हो रहा है. तो खत्म, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है. तो पहले आपका वेलोसिटी इंक्रीज किया है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और उसके बाद इनइलास्टिक कोलिजन के कारण पार्टिकल आपका रुक गया है. क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं. काफी ये भी एक सिंपल सा सवाल, इसको काउंट किया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 9. अच्छा, a ball of mass m is thrown vertically upward. ठीक, another ball of mass 2m is thrown and at an angle of theta with the vertical. Both the balls stay in air for the same period of time. अच्छा, तो यहां पे क्या है कि आपके पास एक बॉल है, आपने उसको सिर्फ ऊपर ही फेंका है, लेकिन दूसरे बॉल को आपने किसी एंगल पे फेंका है और ये एंगल जो है हमें सवाल में दे रखा है, दिस एंगल इज थीटा. ठीक है, तो पहला वाला जो बॉल है ये आपको ऊपर जाता है और फिर वापस नीचे आ जाता है, और ये वाला बॉल जो है आपको पैराबोलिक पाथ लेते हुए नीचे आता है. लेकिन हमसे सवाल में कहता है कि दोनों बॉल ने जो है भैया सेम टाइम लिया है. अब टाइम जो होता है, दोनों ही केस में टाइम का एक ही फॉर्मूला है, दैट इज योर 2uy/g. 2uy/g, यही फॉर्मूला इधर भी है और इधर भी है. अगर दोनों में टाइम सेम है, यानी दोनों ही सिचुएशन में जो आपका वर्टिकल वेलोसिटी है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, दोनों में ही सेम है. हाँ, यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक ux भी होगा, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ स्पीड इज सेम इन बोथ दी सिचुएशन, राइट. The ratio of heights attained by the two balls is how much? अब दोनों ही सिचुएशन में हाइट का फॉर्मूला भी जो है भैया वो सिर्फ और सिर्फ uy पे ही डिपेंड करता है, दैट इज u² y/2g. तो अगर दोनों केस में uy सेम है तो दोनों केस में भैया h भी सेम होगा, यानी रेशियो 1:1 है, तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी. क्लियर है एकदम? आगे बढ़ते हैं. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. बढ़िया सवाल है ये आपको. अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद दी हॉरिजॉन्टल. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक ऐसा हॉरिजॉन्टल बना लेते हैं. फिर आपने बोला कि भैया आपने जो पार्टिकल को फेंका है वो 45 डिग्री पे इस तरीके से प्रोजेक्ट किया है. ठीक बात है. तो ये जो एंगल है दिस इज योर 45 डिग्रीज. और फिर हमसे कहता है द ट्रैजेक्टरी ऑफ द बॉडी इज ऑब्जर्व टू पास थ्रू अ पॉइंट 20,10. यानी भैया ठीक है, ये आपको पैराबोलिक पाथ तो ले रहा है, लेकिन कभी ना कभी ये जो है अपने जीवन में एक पॉइंट को पास किया है, क्रॉस किया है, एंड दैट पॉइंट हैज अ कोऑर्डिनेट ऑफ 20,10, अज्यूमिंग दिस इज योर 0,0 ऑब्वियसली. ठीक, इफ t इज द टाइम ऑफ फ्लाइट देन इट्स मोमेंटम वेक्टर एट t/√2 इज हाउ मच. तो ये आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जहां पे आपका मल्टीपल थिंकिंग
इंस्टेंट रूप में शुरू हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले बच्चे को यह समझ में आना चाहिए कि अगर आपको इस टाइम पे मोमेंटम वेक्टर लिखना है तो आपको कैपिटल टी चाहिए। कैपिटल टी का मतलब होता है 2u sin थीटा बाई जी। आपको इस क्वेश्चन में थीटा तो दिया है लेकिन आपको यू नहीं दिया है, यानी ये जो इंफॉर्मेशन है उसका मेन ऑब्जेक्टिव है पार्टिकल का इनिशियल स्पीड को पता करना। क्लियर है? सो दिस इज हाउ यू थिंक, दिस इज हाउ यू अप्रोच। अच्छा सर, तो सर हम वो कैसे सॉल्व करेंगे? तो भैया आपके पास यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का फॉर्मूला तो है, y इज इक्वल टू, भाई ये जो फॉर्मूला सीखे हो किस दिन के लिए सीखे हो? अगर इसको अप्लाई ही नहीं करना है जीवन में तो राइट तो भैया आपका ये जो पैराबोला है उस पे एक कोऑर्डिनेट है ना 20,10, यहाँ पे डालो तो y की जगह क्या डालोगे 10, x की जगह डालोगे 20, tan 45 डिग्री तो 1 ही होता है, ग्रेविटी 10 है, मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर बोले तो 400 डिवाइडेड बाई 2 इंटू यू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। सो कॉस 45 1/√2 उसका स्क्वायर 1/2। अच्छा सर, यहाँ से आपका 2 से 2 मर गया, 0 0 एक 0 यहाँ से आपका खत्म हो गया है। सिंप्लीफाई कीजिए, यू स्क्वायर की वैल्यू 400 आएगी, यानी कि सर यू की वैल्यू 20 मीटर्स पर सेकेंड आएगी। वाह, बहुत बढ़िया। अब अगर आपको u आ गया है तो आपको यह भी पता चल गया है कि आपका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है दैट इज नथिंग बट 2u sin थीटा बाई ग्रेविटी, यानी कि सर 2 इंटू 20 इंटू साइन थीटा इज 1/√2 और नीचे में आपका ग्रेविटी आ गया है 10, यानी कि सर आपका ये तो खत्म हो गया है, दिस बिकम्स योर 2√2 सेकेंड। तो सर टाइम ऑफ फ्लाइट जो है 2√2 है, लेकिन हमसे तो इस टाइम पे पूछ रहा है दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट बाई √2, तो स्मॉल टी क्या हो जाएगा, इसको √2 से डिवाइड करेंगे तो चुपचाप से 2 सेकेंड। तो भैया पूरा कहानी खत्म, बॉइल्स डाउन टू 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड बाद मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आपका पार्टिकल यहाँ है, कहीं भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर पार्टिकल आपका यहाँ है तो पार्टिकल के पास 2 वेलोसिटी होगी। भैया मोमेंटम लिखना है ना, और मोमेंटम देखिए वेक्टर फॉर्म में दिया है, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो भैया पार्टिकल के पास जो 2 वेलोसिटी है उसमें से एक वेलोसिटी तो एक्स डायरेक्शन वाला है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। अगर शुरुआत में ux था तो बाद में भी ux होगा। तो भैया हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होती है, u cos 45 यानी 20 इंटू cos 45, दिस इज योर 10√2। सो भैया दिस फेलो इज 10√2 मीटर्स पर सेकेंड। और जहां तक बात है कि इस 2 सेकेंड बाद पार्टिकल की वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, तो वो तो हम इक्वेशन से लिख सकते हैं ना, vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी। तो भैया वर्टिकल डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो भी तो 20 sin 45 डिग्री है, बोले तो 10√2 ही तो है। तो ये हो जाएगा जनाब आपको 10√2 माइनस, क्योंकि ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो -10 इंटू योर 2। सो दिस इज योर वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी, दैट इज योर 10√2 माइनस योर 20। अच्छा सर, अच्छा सर, तो सर यहाँ पे ना मेरे को लग रहा है कि अब खेला हो चुका है ऑलमोस्ट खत्म। तो सर जो मोमेंटम होता है दैट इज सिंपली मास इनटू वेलोसिटी। मास हमको 10 kg दिया है, तो 10 इंटू दिस करेंगे तो ये आपको लिखना पड़ेगा 100√2 आई कैप प्लस 10 इंटू दिस, सो दिस बिकम्स योर 100√2 माइनस 200 जे कैप। अब खुद ही देखो कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो मेरे ख्याल से तो जो है भैया आपको हूबहू यहाँ पे 100√2 चाहिए ना, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं है, ये वाला जो है मुझे दिख रहा है। बढ़िया, तो आप देख सकते हैं सवाल आपको बहुत ही बेहतरीन लेवल का है, और कहीं ना कहीं ऐसे सवाल जो है एडवांस में भी आ जाते हैं। 2021 में 22 में प्रोजेक्टाइल मोशन से एडवांस में सवाल आ रहे हैं, और यही लेवल है आसपास मिला जुला के। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अगेन आपको ये एक ठीक क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि इसमें भी आपको ऐसा डायरेक्ट आंसर नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। सवाल में कहता है आपके पास यहाँ पे 2 इंक्लाइन प्लेन्स है, दिख ही रहा है चित्र में, 45 डिग्री और 30 डिग्री पे आपको इंक्लाइंड है। अ ब्लॉक इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ए ऑफ इंक्लाइन प्लेन ए बी along its surface with a velocity just sufficient to carry it to the top point B.
भैया जस्ट सफिशिएंट है, जस्ट सफिशिएंट है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने इसको यहाँ पे वेलोसिटी u दी है तो यहाँ पे आते आते पार्टिकल रुक सा गया है, उसकी वेलोसिटी वहां पे हम 0 अज्यूम कर सकते हैं। तो भैया आपको ये u नहीं पता चल जाएगा? पहले आगे पढ़ लेते सवाल। आफ्टर रीचिंग द पॉइंट बी द ब्लॉक स्लाइड्स डाउन ऑन इंक्लाइन प्लेन BC। तो भैया यहाँ पे पहुंचने के बाद, राइट, यहाँ पे आने के बाद ये नीचे गिर के यहाँ तक भी आता है। तो बी पॉइंट पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो तो हम 0 ही मान के चलेंगे। टाइम इट टेक्स टू रीच टू पॉइंट C फ्रॉम पॉइंट A इज t ब्रैकेट √2 + 1। तो बताइए t की वैल्यू क्या है? तो भैया यहां से लेके यहां तक आने की टोटल टाइम क्या वो चाहिए। तो पहले A से लेके B का सॉल्व करेंगे, फिर B से लेके C का सॉल्व करेंगे। क्लियर है? अच्छा, एक और पॉइंट। तो भैया जब A से लेके B पे जा रहा है तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पार्टिकल ने अपनी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी को लूज किया है और यहां पे आने के बाद पार्टिकल ने पोटेंशियल एनर्जी गेन किया है। सो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज ½ mu², और जो गेन किया है वो mgh है। तो m से m तो सलट लिया है, यानी कि u जो है दैट इज इक्वल टू √2gh। सर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो 2 है, ग्रेविटी 10 है और h की वैल्यू भी आपको सर 10 है। सो दिस बिकम्स योर 10√2 मीटर्स पर सेकेंड। क्लियर है? अब अगर आपको u पता चल गया है तो भैया b तक आते आते कितना टाइम लगा होगा, ध्यान से देखिएगा। A से लेके B तक के लिए काइनेमेटिक का जब आप इक्वेशन लिखेंगे तो सर v इज इक्वल टू u प्लस at ही तो लिखोगे। तो भैया B पॉइंट पे v 0 है, इनिशियल स्पीड 10√2 है, ग्रेविटी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, दैट इज योर g साइन थीटा, इसलिए माइनस साइन लगाना पड़ेगा। g और साइन थीटा बोले तो साइन 45 डिग्री 1/√2, और ये हो गया आपका टाइम फ्रॉम A टू B। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। सो 10 को 10 से आप उड़ा सकते हो। यहां पे आपको चुपचाप दिखाई दे रहा है कि TAB इज नथिंग बट 2 सेकेंड्स, राइट? अच्छा, अब सवाल और आसान हो गया। अब भैया B से C की बात करते हैं ना, तो जब सर B से C की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो भैया यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम B टू C, इनिशियल स्पीड तो B पॉइंट पे 0 है, तो सिंपली यहाँ पे ½ AT² लिखेंगे, UT का तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता। लेकिन भैया ये BC डिस्टेंस कितना है वो तो चाहिए रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है वो तो निकाल ही सकते हैं। अब ये मत बोलना कि सर तकलीफ आएगी इसमें। यहां से यहां तक में आप चाहो तो ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें साइन 30 डिग्री लगा दो p/h करके, तो आपको ये कितना दिखाई देगा? ये आपको दिखाई देगा 10/sin 30 डिग्री। लगा दो ना, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो हाइपोटेनस आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन साइन 30 डिग्री। दिस इज इक्वल टू ½ ऑफ एक्सेलरेशन। अब जब यहां से यहां गिर रहा है तो अगेन g साइन थीटा, लेकिन g साइन 30 डिग्री, तो g साइन ऑफ 30 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई t ऑफ कहां से कहां तक का BC का स्क्वायर। ठीक है, अगर आप यहां पे ध्यान से देखें तो 10 से 10 आपका सलट जाएगा। और क्या बात है, अब क्या करें यहां पे आप, TBC स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका साइन 30 डिग्री है जो कि 1/2 हो जाने वाला है, तो 2 ऊपर चल जाएगा। यहाँ पे इसको कट किया तो यहाँ पे 2 ऊपर चल जाएगा। यहाँ पे आपका ये वाले भाई साहब जो है वो 1/2 है, सो 1/2 1/2 1/4, तो ये 8 हो रहा है। तो यहाँ से आपको TBC जो है 2√2 सेकेंड्स आता हुआ दिख रहा है। तो जो सर टोटल आंसर हो जाएगा ना, दैट इज योर ऊपर वाला 2 प्लस 2√2, सो 2 प्लस 2√2, सो 2 कॉमन ले लिया, सो 1 प्लस √2, तो यहां से t की वैल्यू 2 आती हुई दिख रही है। तो आपको एकदम श्योर शॉर्ट इंटीजर आंसर आया है। ठीक है, तो ये भी आपको एक बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 दोनों ही बढ़िया सवाल आपको रहा है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? A NCC parade is going at a uniform speed of 9 km/h under a mango tree on which a monkey is sitting at a height of 19.6 meter. At any particular instant, the monkey drops a mango. A cadet will receive the mango whose distance from the tree at time of drop is how much. तो ये आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया है। ये आपका बेसिकली पेड़ वेड़ है, ठीक है, और इसकी जो हाइट है वो जनाब आपको 19.6 मीटर दे रखी है। यहां से मुद्दे की बात है कि कुछ फॉल करना शुरू किया, इनिशियल स्पीड 0 है, जाहिर सी बात है ये आपको फॉल करना, ये आपको
फॉल करना जो है जनाब यहाँ से शुरू करता है। तो हमसे कहता है कि कडेट जो आपको एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है और इसकी जो स्पीड है वो है 9 किलोमीटर पर आवर। कडेट भैया की जो स्पीड है वो है 9 इंटू 5/18, बोले तो ये आपको हो रहा है 5/2 मीटर्स पर सेकेंड। तो इस स्पीड से, इस गति से अगर कडेट आगे मूव कर रहा है तो बताइए ये डिस्टेंस x कितनी होनी चाहिए ताकि कडेट को सही टाइम पे ये जो भी चीज था, क्या है ये मैंगो, वो पकड़ ले इसको। अब यहाँ पे कडेट की जो हाइट है ना उसको आप यहाँ पे इग्नोर करें, ठीक। तो मुद्दे की बात यह है कि जितने टाइम में ये मैंगो यहां से यहां तक गिर रहा है उतने टाइम में कडेट को भी यहां से यहां तक ट्रैवल कर लेना है। सही बात है। अच्छा सर, तो बेसिकली दोनों के ही केस में टाइम को इक्वेट करना है। तो मैंगो का जो गिरना है उसमें टाइम का जो फॉर्मूला लगेगा दैट इज √2h/g, और कडेट का जो यहां पे टाइम होगा दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। खत्म कहानी, है कि नहीं। तो हमसे यहाँ पे x पूछ रहा है, x इज इक्वल टू u √2h/g। यहाँ पे सर u की वैल्यू जो है दैट इज योर 5/2। यहाँ पे अपने को जो सर h दिया है दैट इज योर 19.6, और ग्रेविटी को हमको क्वेश्चन में ही 9.8 लेने के लिए बोल रहा है, राइट। इसको कट किया तो ये 2 बाहर आ जाएगा, वो इसको भी कट कर देगा, सब कुछ कट करके आपका अंत में 5 बच रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। बढ़िया एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोल रहा है सवाल में, ध्यान से देखिए। सवाल में कहता है एट टाइम t इक्वल्स टू 0 अ पार्टिकल स्टार्ट्स ट्रैवलिंग फ्रॉम अ हाइट 7z कैप सेंटीमीटर इन अ प्लेन कीपिंग z कोऑर्डिनेट एज कांस्टेंट। तो मेरे को तो लगता है ना झूठ मूठ का अननेसेसरी ये सब फालतू का इंफॉर्मेशन इसमें दिया हुआ है, जरूरत भी नहीं थी इसकी। सवाल में हमसे कहता है कि भैया मान लीजिए आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, और आपका पार्टिकल जो है ना वो 7z कैप सेंटीमीटर पे है, मान लीजिए यहाँ पे सपोज कीजिए, ठीक है। ये आपका 0,0,7, और वो इस प्लेन में मूव कर रहा है सच दैट z कोऑर्डिनेट कभी भी चेंज नहीं हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि वो एक इस xy प्लेन में ही ट्रैवल कर रहा होगा, वो इस तरीके के एक xy प्लेन में ही ट्रैवल कर रहा है, जाहिर सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इट्स पोजीशन अलोंग द x एंड y कोऑर्डिनेट्स आर डिफाइंड एज 3t एंड 5t क्यूब। यानी कि किसी भी मोमेंट पे जो x कोऑर्डिनेट है वो 3t है और जो y कोऑर्डिनेट है वो जनाब आपको 5t क्यूब है। z कोऑर्डिनेट तो कांस्टेंट ही है। सो एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी हाउ मच। तो भैया एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट किया, समझिएगा बात को, इसको एक बार डिफरेंशिएट किया तो आपको vx 3 आ जाएगा, दोबारा डिफरेंशिएट किया तो ax 0 आ जाएगा। सही बात है। अगर इसको एक बार डिफरेंशिएट किया तो आपका vy आ जाएगा 15t², दोबारा डिफरेंशिएट किया तो ये आपको आ जाएगा 30t, और एक्सेलरेशन अलोंग z एक्सिस तो है ही 0, तो सिर्फ y एक्सिस के अलोंग ही तो है। तो जो आपको एक्सेलरेशन आएगा दैट इज 30 इंटू, और टाइम हमको कहता है 1, यानी कि 30 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, और वो भी y डायरेक्शन में है। तो कौन सा आ जाएगा यहाँ पे 30 y वाला चीज, ठीक है। हालांकि इस ऑप्शन में कहीं ना कहीं इनको सबके ऊपर एक एक टोपी पहनानी चाहिए थी y कैप करके, और ये +30 आने वाला, -30 नहीं आ रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 19.6 मीटर्स पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। क्लियर है। तो आपके पास यहाँ पे एक टावर है, ध्यान से देखिएगा, सवाल ये वाला भी आपको अच्छा ही है, ऐसा ऐसा करके। सो बेसिकली आपके पास एक टावर है और इसके टॉप से, टावर के टॉप से आपने यहाँ पे एक पार्टिकल को, एक बॉल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया है। तो बॉल भाई साहब जो है आपको ऊपर जाएंगे इस तरीके से, और फिर ये आपको नीचे भी आएंगे, जाएंगे 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 इस तरीके से। बढ़िया है सर। इस पॉइंट को ए बोल दिया है, इस पॉइंट को टॉप को बी बोल दिया है। जब वो वापस यहाँ पे लौट रहा था, जब वो वापस यहाँ से लौट रहा था ऐसे करके, और फिर फाइनली नीचे आ जाएगा। हमसे क्या बोला, हमसे बोला द बॉल स्ट्राइक्स द ग्राउंड आफ्टर 6 सेकेंड, यानी यहां से लेके पूरा यहां तक का जो टाइम है वो है 6 सेकेंड।
बॉल को आपने फेंका था ऊपर 19.6 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से। द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड अप टू विच द बॉल कैन राइज विल बी दिस मच। तो हमसे इस क्वेश्चन में पता है यहां से यहां तक का नहीं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस पूछ रहा है, राइट? अच्छा, अब एक काम करो, ए से लेके बी तक का तो टाइम निकाल ही सकते हो कि बॉल यहां से यहां तक कितने टाइम में पहुंचा होगा, राइट? तो वो टाइम कितना हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी योर टी ए बी इज इक्वल टू यू बाई जी। तो भैया इनिशियल स्पीड है 19.6, ग्रेविटी आपका 9.8 पकड़ लीजिए, दिस इज योर 2 सेकेंड्स। तो भैया जब ए से बी तक का टाइम 2 सेकेंड है और टोटल 6 सेकेंड था, यानी बी से लेके ग्राउंड तक का जो टाइम है, बी से लेके सी तक का जो टाइम है वो हो गया है 4 सेकेंड। मानते हो ना? वो हो गया है सर 4 सेकेंड। बढ़िया है सर, अब तो खेला ही खत्म हो गया। तो भैया जब आपका बॉल, अब लेट अस सी द फ्रेश मोशन, बी से लेके सी तक का मोशन समझते हैं। तो बी पॉइंट पे पार्टिकल का जो इनिशियल स्पीड है दैट इज योर 0। पार्टिकल आपको टोटल यहां पे h हाइट गिरने वाला है जो हमको सॉल्व करना है, ठीक है? तो यहां पे अब लगाइए इक्वेशन, दैट इज योर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो भैया डिस्प्लेसमेंट h होना है, u आपका 0 है, दिस इज योर 9.8 और t का स्क्वायर बोले तो 4 सेकेंड का स्क्वायर दैट इज योर 16, राइट? तो ये आपका हो जाएगा कितना, 4। सो 9.8 इंटू 4 हमसे कहता है कि इफ दिस 9.8 इंटू 4 इज इक्वल टू k बाई 5, तो बताइए k की वैल्यू कितनी है? सो k इज इक्वल टू 20 इंटू 9.8, ठीक है? कुछ कहीं कुछ छूट गया है क्या? हाफ जी टी स्क्वायर हाफ इंटू 9.8 इंटू टाइम का स्क्वायर, टाइम आपका 4 सेकेंड ही होगा, 4 चक्के 16। हुआ ना मिस्टेक यहाँ पे, 2 इंटू 16 से कटेगा तो ये आपको 8 आएगा। तो यहाँ पे भी बच्चा आपको 4 की जगह यहाँ पे आपको हर जगह 8 होएगा। सो दिस इज योर 8, दिस इज योर 8, सो 5 8 40। हाँ, अब हुआ ना बात? अब आप इसको सॉल्व कीजिए, आपको 392 निकल के आ जाएगा, दिस इज योर 392, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये भी आपको एक अच्छा ही सवाल के गिनती में आएगा, बहुत ज्यादा डायरेक्ट नहीं है। अगेन देखिए एक और आपको अच्छा सवाल आ गया है। क्या बोलता है सवाल में? अ बॉल इज थ्रोन अप वर्टिकली विद अ सर्टेन वेलोसिटी सो दैट इट रीचेज अ मैक्सिमम हाइट h. Find the ratio of the time in which it is at height h by 3 while going up and coming down respectively. बढ़िया। क्या बोला? आपका जो बॉल है वो कुछ h हाइट अचीव करता है और फिर वापस वो नीचे आ जाता है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सवाल को फॉलो कीजिएगा। पहले तो सवाल की अंडरस्टैंडिंग सही अपने को सही रखनी है। आपने बॉल को यहां से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया, वापस वो इधर की तरफ नीचे आ रहा है, ठीक बात है? यहां से वो वापस आपको पलटी मार के लौट गया होगा। तो ये जो टोटल हाइट है ना, ये वाली हाइट, ये हमें प्रश्न में, क्वेश्चन में h दे रखा है, दिस इज योर h। बीच में कहीं तो h बाई 3 होगा, बीच में कहीं तो h बाई 3 होगा, राइट? तो ये जो आपका डिस्टेंस है दैट इज योर h बाई 3। बी वेरी वेरी केयरफुल, h बाई 3। तो जब आपका बॉल h बाई 3 हाइट पे था और वो ऊपर जा रहा था, और वो ऊपर जा रहा था, तो इस पॉइंट को A बोल देते हैं। और वो वापस लौट के भी जब आ रहा था तो h बाई 3 हाइट पे जब पहुंचा था तो ये हो गया है पॉइंट B, इसको बोल देते हैं पॉइंट C, ठीक? हमसे पता है सवाल में पूछ क्या रहा है? टाइम का रेशियो पूछ रहा है एट हाइट h बाई 3 वाइल गोइंग अप अपॉन वाइल कमिंग डाउन। तो हमसे इस क्वेश्चन में C से A तक का टाइम पूछ रहा है अपॉन C से लेके B तक का टाइम पूछ रहा है, यानी यहां से लेके पूरा यहां तक का टाइम। तो 2 बारी अपने वो पूरे जर्नी में h बाई 3 हाइट पे होता है, उसका रेशियो पूछ रहा है टाइम का। क्लियर है यहां तक? अब एक और बात देखिए, सपोज कीजिए कि पार्टिकल का इनिशियल स्पीड आपका u था, तो u और h में एक रिलेशन तो आप लिख ही सकते हो ना कि भैया जो आपका ये h होता है ना, दिस h इज नथिंग बट योर u स्क्वायर बाई 2g। तो कहीं ना कहीं आपको u की वैल्यू पता है 2gh के बराबर है, ये काम पड़ेगा आगे जाके, ठीक है? अब हम लोग यहां पे h बाई 3 के लिए एक इक्वेशन बनाते हैं।
सर इक्वेशन हो जाएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ इक्वेशन बनाएंगे, राइट? ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव, नीचे वाले को नेगेटिव, तो डिस्प्लेसमेंट आपको अपवर्ड डायरेक्शन में h/3 होना है। पार्टिकल की इनिशियल स्पीड u है जो कि √2gh के बराबर है, तो हाथों हाथ इसको यहाँ पे हम लोग 2gh ही लिख रहे हैं। टाइम की जगह आप यहाँ पे टाइम ही लिखेंगे। ग्रेविटी आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो -g/2, ये आपको t² लिख दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चा आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये जो है आपको टाइम में क्वाड्रेटिक है, ये इक्वेशन आपको टाइम में जो है वो क्वाड्रेटिक है, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से। तो क्वाड्रेटिक का क्या मतलब है कि टाइम की दो वैल्यू आएगी, एक वैल्यू छोटी वाली वैल्यू TCA होगी और बड़ी वाली वैल्यू TCB होगी, क्योंकि हम इस इक्वेशन को लिखे हैं h/3 हाइट के लिए कि h/3 हाइट पे पार्टिकल जब पहुंचा था तो टाइम कितना हुआ था, तो 2 ऐसा टाइम निकल के आता है, तो ये दोनों आपको एक इक्वेशन से ही निकल के आने वाला है। तो यहां से आपको साफ साफ दिख रहा है, यू कैन डायरेक्टली राइट दिस इक्वेशन नाउ, TCA अपॉन योर TCB। छोटा वाला टाइम होगा जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब सॉल्यूशन को लिखते हो, क्या लिखते हो, -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। तो जब बीच में माइनस लोगे तो आपको छोटा वाला टाइम निकल के आएगा, और जब आप बीच में प्लस लोगे तो आपको वो बड़ा वाला टाइम निकल के आएगा। लॉजिक, राइट? लॉजिकली आपको वही होने वाला है। सो TCA को क्या लिखोगे, -b ना, तो यहां पे आप इसको लिखोगे √2gh माइनस b², तो ये 2gh का ही आप जो स्क्वायर किया तो ऐसे लिखाओगे -4ac, सो 4 इंटू दिस इज योर ग्रेविटी बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई योर h/3, ठीक है। अच्छा, इस 2a को हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ऊपर में भी 2a लिखाएगा डिनोमिनेटर में, नीचे में भी 2a लिखाएगा डिनोमिनेटर में, तो वो तो कट जाना है, तो उसको हम लोग इग्नोर कर रहे, नहीं लिख रहे यहाँ पे। फिर से आप सेम चीज लिखोगे, बस बीच में आपको प्लस साइन आ जाएगा। क्लियर है? अब आप ऊपर नीचे अगर ध्यान से देखो, ऊपर में आपको जो है जनाब यहाँ पे √2gh है, माइनस यहाँ पे आपको अगर आप ध्यान से देखिए तो ये आपको कटेगा तो ये 2 हो जाएगा। सो यहाँ पे भी आपको 2gh है बाई 3, यानी कि इफेक्टिवली ये आपको 2gh मल्टीप्लाइड बाई 2/3 है। सेम चीज आपको नीचे में भी है विद अ प्लस साइन। तो आप देख सकते हैं कि आप इस √2gh को ऊपर नीचे कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे और आपको इफेक्टिवली ऊपर में बचेगा इतना और नीचे में आपको बचेगा इतना। यहाँ पे √3 का एलसीएम लीजिए, आपको ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब दिख जाएगा। ठीक है, तो अगेन एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है क्योंकि डिफिकल्टी यहाँ पे थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट के कैलकुलेशन में है, राइट? चलिए, अब ये आपको एक आसान सा सवाल आ गया है। 29 जुलाई शिफ्ट 1, t एज अ फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, हमसे यहाँ पे dx/dt पूछ रहा है एट t = 4 पे। अच्छा, तो भैया यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो ना, t - 4 = √x, थोड़ा सा रीअरेंज किया है, यानी x को आप लिख सकते थे t - 4 का होल स्क्वायर। अब क्या बात है, अब डिफरेंशिएट कीजिए, dx/dt = 2 × t - 4, लेकिन यहाँ पे हमें t की जगह क्या पुट करना है, 4, तो भैया 4 - 4 तो 0 ही हो गया है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, राइट? तो ये आपको इजी सवाल था, इसमें कुछ ऐसा खास दिक्कत है नहीं। तो अब ये है अपना क्वेश्चन नंबर 17, अगेन 29 जुलाई शिफ्ट 1। सवाल में कहता है एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड इन द एयर विद अ वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा, लेकिन हमसे ये कहता है कि इस सिचुएशन में आपका जो रेंज था वो मैक्सिमम था। तो भैया पहले वाले सिचुएशन में जो रेंज हो जाएगा, क्योंकि रेंज मैक्सिमम है यानी थीटा आपको यकीनन 45 डिग्री है, तो आपका रेंज सिंपली हो जाएगा u²/g, क्योंकि sin 2 90 डिग्री, सॉरी sin 2 थीटा मतलब sin 90 डिग्री, तो 1 ही हो जाएगा ना, इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या बोला, अनदर ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड इन द एयर विद हॉरिजॉन्टल रेंज हाफ ऑफ द रेंज ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, द इनिशियल वेलोसिटी रिमेन्स द सेम इन बोथ द केस, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन राइट एट विच द सेकेंड ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विल बी हाउ मच। तो अब हमसे कहता है कि भैया जो नया रेंज है ना वो पहले वाले रेंज का आधा है, तो बताइए अब आपका कितना होगा एंगल। तो फॉर्मूला u तो आपका सेम है, एंगल आपको पता नहीं, तो sin 2 थीटा 1 डिवाइड बाई ग्रेविटी, दिस इज योर 1/2 × r, जहां पे r की वैल्यू तो u²/g ही है।
ध्यान से देखिए, यू स्क्वायर बाई जी आपका खत्म हो गया है, तो यहां से जो है आपका साइन टू थीटा 1/2 आ रहा है। अब इस सवाल में दिक्कत वाली बात यह है कि 2θ1 इज इक्वल टू साइन 1/2 आपको 30 डिग्री के लिए होता है, 30 डिग्री के लिए आपको ये होता है, लेकिन इसके अलावा आपको 150 डिग्री के लिए भी हो सकता था। इसका मतलब कि θ1 की जो वैल्यू है वो आपको 15 डिग्री भी हो सकती थी और 75 डिग्री भी हो सकती थी। तो यहाँ पे दो पॉसिबल आंसर हो सकते थे, लेकिन इस सवाल का जो जवाब दिया गया था वो 15 दिया गया था, ये सोच के कि बच्चे ये 150 वाले की बात के ऊपर नहीं विचार करेंगे। तो यहाँ पे ये एक सवाल में फ्लॉ रहा था, तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है। हालांकि इसका सवाल जो एनटीए ने ऑफिशियली दिया वो 15 दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए, जगलर वाला जो है बहुत ही स्टैंडर्ड सा फॉर्मेट है। सवाल में कहता है, अ जगलर थ्रोज बॉल्स वर्टिकली अपवर्ड्स विद सेम इनिशियल वेलोसिटी इन द एयर। व्हेन द फर्स्ट बॉल रीचेस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हेन द फर्स्ट बॉल रीचेस इट्स हाईएस्ट पोजीशन ही थ्रोज द नेक्स्ट बॉल। तो जब पहला बॉल टॉप मोस्ट पे पहुंचेगा तब वो दूसरा बॉल अपने हाथ से दोबारा ऊपर फेंकेगा। Assuming the juggler throws n balls per second, the maximum height of the ball is how much? हमें n और g के टर्म्स में आंसर देना है। अब ध्यान से समझिएगा। तो सपोज कीजिए ये आपका पहला बॉल था जो कि जगलर के हाथ में है। तो भैया जगलर ने इसको इनिशियल स्पीड लेटर से u के साथ ऊपर फेंक दिया, समझिएगा। जगलर ने इसे u वेलोसिटी के साथ ऊपर मान लेते हैं फेंक दिया। तो ये जो आपका बॉल है वो कितने देर में टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंचा होगा, ये आपको इस पॉइंट पे कितने देर में पहुंचा होगा। सो दैट टाइम इज इक्वल टू u बाई जी। ठीक है, अब जैसे ही u बाई जी टाइम हुआ वैसे ही जगलर को एक और बॉल ऊपर फेंकना पड़ेगा। यानी हम कह सकते हैं कि u बाई जी सेकेंड में जगलर एक बॉल ऊपर फेंकता है, यानी एक सेकेंड में जगलर कितना बॉल ऊपर फेंकेगा। तो ये आपको हो जाएगा g बाई यू बॉल्स। लेकिन हमें ये वैल्यू तो दे रखा है कि जगलर n बॉल्स फेंकता है पर सेकेंड, यानी ये जो g बाई यू है वही तो n है। यानी सर इनिशियल स्पीड कितनी है, सर इनिशियल स्पीड ही आपको g बाई n के बराबर है। बस यही तो हमें सवाल में चाहिए था, क्योंकि आपसे तो h पूछा है जनाब, और h होता है u स्क्वायर बाई 2g, यानी कि सर 1/2g मल्टीप्लाइड बाई g स्क्वायर बाई n स्क्वायर। सो दिस बिकम्स g डिवाइडेड बाई 2n स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये जो हमने यहाँ पे यूनिटरी मेथड का अप्रोच लगाया है ये आपको समझना है, यही इस सवाल का पूरा क्रक्स है। बच्चे इसी में फंस जाते हैं कि समझता ही नहीं कि n बॉल्स पर सेकंड को यूज कैसे करना है। ठीक, चलिए आखिरी सवाल देखते हैं हम लोग इस सेशन का। सवाल देखिए ध्यान से। A ball is released from a height h if t1 and t2 be the time required to complete first half and the second half of the distance, then choose the relation between t1 and t2. A simple question, आपको इस तरीके से सपोज कीजिए एक वर्टिकल हाइट h है, ठीक है। अच्छा, इस हाइट को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दीजिए। T1 and T2 be the time required to complete the first half and second half of the distance. तो ये वाले डिस्टेंस को भी h/2 बोल दिया है और इस वाले डिस्टेंस को भी हमने h/2 बोल दिया है। क्लियर है? अच्छा, अब यहां पे ध्यान से देखिए, A से लेके B C, तो हमसे कहता है कि T1 is the time taken to fall from A to B, from A to B। ऑब्वियस सी बात है कि आपका इनिशियल स्पीड जो है यहाँ पे 0 ही रहा होगा, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ना कि सर h/2 इज इक्वल टू u आपका 0 है, तो सिंपली आप यहाँ पे हाफ g t1 स्क्वायर बोलेंगे। अच्छा सर, तो यहाँ से सर 2 से 2 अपना खत्म हो गया है, तो सर मेरे पास जो है यहाँ पे t1 की वैल्यू जो आ रही है दैट इज इक्वल टू हाउ मच, h/g, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब व्हाट अबाउट द टाइम टू फॉल फ्रॉम A टू C। पूरा A से लेके C तक के मोशन को अगर हमको लिखना होगा तो अब जो आपका टाइम होगा फ्रॉम A टू C दैट इज √2h/g ना, √2h/g, मानते हो कि नहीं? अब तो आपको कंप्लीट h/t फॉल करना है और h/g √t1 है, तो ये आपको कुछ नहीं, ये आपको कुछ नहीं, √2t1 के बराबर है। क्लियर है? तो यहाँ पे t2 कितना हो जाएगा? t2 है यहां से यहां तक का टाइम, यानी कि t2 इज गोइंग टू बी टोटल टाइम माइनस t1।
तो टोटल टाइम है आपका √2t1 माइनस T1, और यही जनाब आपका T2 है। यानी T2 जो हो जाएगा दैट इज T1, ये आपका T1 यहाँ पे रूट नहीं है, समझिएगा बात को, यहाँ पे रूट नहीं है, T1 रूट के बाहर है। क्लियर है? तो ये आपका हो जाएगा T1 ब्रैकेट √2 माइनस 1, एंड दिस मेक्स ऑप्शन नंबर डी एज द आंसर। क्लियर है? तो चलिए आपका सेशन समाप्त होता है। चैनल पे नए हैं तो बने रहिए। टेक केयर, विश यू बेस्ट ऑफ लक।